हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बच्चों आपका चैप्टर 3 स्टार्ट है। लगातार क्रम से आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया बच्चों आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले विशिष्ट अभिक्रिया की दर, जिसे दर नियम या दर समीकरण के नाम से जानते हैं। और बच्चों हम अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर भी समझेंगे। यदि आप विशिष्ट अभिक्रिया की दर, दर नियम या दर समीकरण आपने पढ़ लिया तो ऑलरेडी आपसे अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर बनेगा, क्योंकि इसके पहले जो हमने वीडियोस प्रोवाइड किया था, इसके जस्ट पहले इसका जो लेक्चर था वो अभिक्रिया के दर पर था। अभिक्रिया का दर हमने आपको समझाया था कि समय के साथ अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन आपकी अभिक्रिया की दर कहलाती है। बहुत बारीकी से आपको लेक्चर प्रोवाइड किया था कि कोई अभिक्रिया है बच्चों, कोई अभिक्रिया है, हम मान के चलते हैं ए आपका अभिकारक है, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और बी आपका उत्पाद है। तो जैसे जैसे अभिक्रिया संपन्न होगी तो अभिकारक में कमी आएगी और उत्पाद में वृद्धि होगी। तो अभिक्रिया की जो दर होती है बच्चों, वो अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन, ठीक है, या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होगा। अब यहां पे दो चीज है, एक माइनस एक प्लस। ये क्या बताता है कि जैसे जैसे अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारक की मात्रा में कमी आएगी, और ये प्लस का मतलब ये उत्पाद की मात्रा में वृद्धि होगी। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है बच्चों तो अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है इसके मान में कमी आएगी, उत्पाद जो बनने वाला पदार्थ है उसके मान में वृद्धि होती है। इसलिए जो अभिक्रिया की दर होती है वो समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन के बराबर होता है ना, यानी वृद्धि के बराबर होता है। या शॉर्टकट में कहते हैं कि समय के साथ अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, अभिक्रिया की दर। इकाई समय अंतराल में कितना अभिकारक के सांद्रण या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा, वही अभिक्रिया की दर है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको दूध को दही में बदलना है, तो जैसे जैसे समय बीतेगा बच्चों तो दूध जो है वो दही में बदलता जाएगा, तो दूध की मात्रा में कमी आएगी, यानी अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा था उसके मान में कमी आ रही है, और उत्पाद में वृद्धि होगी। दही धीरे धीरे बनता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, तो दही के मान में वृद्धि होती जाएगी। तो सिंपल है कि अभिकारक के सांद्रण में कमी आती जाएगी और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होती जाएगी। चीजें क्लियर है, यानी दूध में कमी आएगी, अभिकारक में कमी आती है और उत्पाद में वृद्धि होती है। अब हमने आपको ये बताया कि भाई जितना भी हम अभिकारक लेंगे उसके आधार पर अभिक्रिया संपन्न होगी। तो ये जो अभिकारक और उत्पाद में जो परिवर्तन हो रहा है वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, सांद्रण पर। यही चीज तो बताया कि जो समय के साथ, देखो ना, समय के साथ अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, समय के साथ अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा तो वो अभिक्रिया का दर कहलाता है। इकाई समय में कितना सांद्रता में परिवर्तन होता है। अब इसी सांद्रता पर आधारित अभिक्रिया की दर का अध्ययन सर्वप्रथम गुलबर्ग एवं बागे ने 1867 में किया और फिर एक नियम प्रस्तुत कर दिए। अब उनके नियम को ही हम बोलते हैं दर नियम या दर समीकरण, अर्थात विशिष्ट अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण। उन्होंने अपने नियम में क्या प्रस्तुत किया, यहां पर समझिएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभिकारकों के गुणांकों को उनकी सांद्रता के घातांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये उन्होंने बताया, किसने, गुल्डबर्ग एवं बागे ने। अब आपको समझ में नहीं आएगा, इसके पिछले लेक्चर में जब हम अभिक्रिया की दर समझा रहे थे तब हमने आपको बताया था कि अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। दो आपने पदार्थ लिया, पदार्थों को आपस में मिलाया तो उनके अणुओं के बीच टक्कर होता है, संघट्ट होता है। जब टक्कर होता है तो पुराना बंध टूटता है और नया बंध बनता है, फलस्वरूप अभिक्रिया संपन्न होती है। अब जितनी ज्यादा मात्रा में अणु परमाणु आयन की संख्या होगी, टक्कर उतना ज्यादा होगा और अभिक्रिया उतनी तेजी से संपन्न होगी। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक भी हमने बताया था कि सांद्रता जितनी अधिक होगी, सांद्रता मतलब अणुओं की संख्या जितनी अधिक होगी, टक्कर उतने अधिक होंगे, और जितने ज्यादा टक्कर होंगे रासायनिक अभिक्रिया उतनी तेजी से संपन्न होगी।
यही चीज को गुल्डबर्ग एवं बागे ने 1867 में अपने नियम में प्रस्तुत कर दिए कि सांद्रता पर निर्भर करता है और सीधा सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होगा, मतलब अभिकारक का सांद्रण जितना अधिक होगा उसकी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर उतनी अधिक होगी। मतलब सब मिलता ही जुलता है, लेकिन थोड़ा सा अपना नियम मॉडिफाइड कर दिए, मतलब एक नया रूप दे दिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। अच्छा, इन्होंने तो ये बताया और एक समीकरण भी प्रस्तुत कर दिए ना, जिसको समझना फिर आसान हो गया। समीकरण किस प्रकार से प्रस्तुत किए कि मान के चलता हूं ए और बी दो पदार्थ हैं, ठीक है, ए और बी दो पदार्थ हैं जो कि उत्पाद बनाएंगे, ए है और बी है। अब मैं मान के चलता हूं इसका सांद्रण स्मॉल ए, इसका सांद्रण स्मॉल बी, और जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद बनाएगा। क्या बनाएगा? उत्पाद बनाएगा। तो उन्होंने ये बताया कि जो अभिक्रिया की दर है इनके सांद्रण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और जब हम इसको व्यक्त करेंगे अभिक्रिया की दर, ठीक है, समानुपाती हो गए सांद्रण। अब सांद्रण को हम इसको घात के रूप में व्यक्त करेंगे। ये चीज उन्होंने बताया कि सांद्रता को हम जब समीकरण के रूप में लिखेंगे तो एक हम इनकी जो भी सांद्रता होगी, जैसे ए का जो मोल की संख्या स्मॉल ए है, बी के मोल की संख्या स्मॉल बी है, तो इनकी जो सांद्रता है उसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं। जब बराबर लगाते हैं तो के एक स्थिरांक हो जाता है, जिसे हम दर स्थिरांक के नाम से जानते हैं। ये आपका दर स्थिरांक है, ये बच्चों के आपका दर स्थिरांक है, जो कि यहां पर तापमान पर निर्भर करेगा। ताप बढ़ाने के साथ साथ इसका मान भी बदल जाता है। अभिकारक के सांद्रण पर यह के का मान निर्भर नहीं करता, लेकिन तापमान पर निर्भर करता है। तो ये गुल्डबर्ग और बागे साहब ने कहा कि दो पदार्थ है मिलकर के उत्पाद बना रहे हैं, तब अभिक्रिया की जो दर है वो समानुपाती होगा उसके सांद्रण के गुणनफल के। अच्छा, सांद्रता को व्यक्त करने के लिए उन्होंने कहा कि अभिकारक के घातांक के रूप में इसको हम व्यक्त करेंगे, अभिकारक के घातांक के रूप में व्यक्त करेंगे। यही उनका नियम था बच्चों। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभिकारकों के गुणांकों को उनकी सांद्रता के घातांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये उन्होंने ही बताया था। जैसे हमने कहा ए और बी उत्पाद बना रहा है, तब अभिक्रिया की दर हम घातांक के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, ए का पावर स्मॉल ए, बी का पावर स्मॉल बी। समानुपाती हटाते तो एक स्थिरांक लगता है, जिसे हम एक दर स्थिरांक के नाम से जानते हैं। के आपका एक दर स्थिरांक है बच्चों। दर स्थिरांक की विशेषताएं आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, जो दर स्थिरांक है वो एक आपका स्थिरांक है। स्थिरांक का मतलब क्या होता है बच्चों? कि ऐसी एक वैल्यू जिसका मान पुट करने से उसका मान बराबर आ जाता है। जैसे एप्सिलॉन नॉट का मान भी हमने निकाला, कहीं पे के का मान हम निकाल रहे हैं, मतलब के एक ऐसा वैल्यू है जिसको हम पुट कर देते हैं तो उसका एक्चुअल वैल्यू निकल कर आ जाता है। वो अलग अलग ताप पर अलग अलग हो सकता है। स्थिरांक के लिए एक फिक्स वैल्यू, कितने टेम्परेचर पर इसका मान फिक्स है, इतना रखेंगे तो इसका मान निकल कर आ जाएगा। ये चीज है स्थिरांक, मतलब स्थिर वैल्यू। स्थिरांक मतलब स्थिर वैल्यू, और जो स्थिर वैल्यू है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती, वो ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। ठीक, और यदि दर स्थिरांक का मान अधिक है तो अभिक्रिया की दर सिंपल अधिक होगी। यहां पर देखो के का मान बढ़ाएंगे, के का मान यदि अधिक होगा बच्चों तो इसका मल्टीपल थोड़ा सा अधिक मान आएगा कि नहीं आएगा? आप ही देख लो। यहां पर देखो के का मान यदि अधिक होगा, के का मान अधिक होगा, जैसे यहां पे 10 है तो 10 का गुणा होगा, 20 हो जाएगा तो 20 का गुणा होगा, 30 होगा 30 का गुणा होगा। भाई ये इसकी एक फिक्स वैल्यू है, एक फिक्स टेम्परेचर, निश्चित तापमान पर इसका मान फिक्स रहता है। ठीक है, ये ऐसी वैल्यू है जिसका मल्टीप्लाई करने से हम मान निकाल सकते हैं। तो ये फिक्स। स्थिरांक मतलब स्थिर अंक, स्थिरांक स्थिर अंक, मतलब जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए एक फिक्स वैल्यू आ जाती है। जैसे पाई का मान फिक्स हो गया, कितना होगा, ऐसे के का मान अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए ताप पर निर्भर करता है। तो ये आपका एक प्रायोगिक सिद्धांत है, हम इसको ऐसे नॉर्मल नहीं समझा सकते के का मान कैसे आएगा, इसको प्रायोगिक के आधार पर ही हम निकाल सकते हैं। तो दर स्थिरांक की विशेषताएं भी हो गई कि दर स्थिरांक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, केवल ताप पर निर्भर करता है और कोटि पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि अभिक्रिया का जो दर स्थिरांक वो अधिक होगा, यानी के का मान यदि अधिक होगा बच्चों, तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। सिंपल है। तो ये विशेषताएं भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। ये लो भाई विशेषताएं, कि किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान उनके अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता,
किस पर निर्भर करता है बच्चों? ताप पर निर्भर करता है। दर स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है, कोटि पर। आगे हम बात करेंगे कोटि क्या है, अनुसंख्यता क्या है। कोटि क्या है बच्चों? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अणुओं की वह संख्या है जो अभिक्रिया के दर को निर्धारित करता है, अभिक्रिया के दर को निर्धारित करेगा, वो उसकी कोटि होगी। जो दर को निर्धारित नहीं करेगा वो कोटि नहीं कहलाएगी। जैसे मान लीजिए कहीं गेम हो रहा है, 15 लोग गए लेकिन खेल 11 रहे हैं, तो टोटल अणुओं की संख्या 15 थी लेकिन खेलने वालों की संख्या 11 है, तो कोटि 11 हो गई। ऐसे कोई अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया में जितने अणु भाग ले रहे हैं तो पूरे के पूरे अणु संख्या कहला जाएगी, अणुओं की संख्या कहलाएगी। लेकिन जो अभिक्रिया संपन्न कराएगा वो कोटि कहलाया जाएगा। ठीक है, तो कोटि पर निर्भर करता है। यदि दर स्थिरांक का मान अधिक होता बच्चों तो कहीं ना कहीं अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। तो ये 4 विशेषताएं हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आपको समझना जरूरी था और हमको बताना जरूरी था। चलिए अब बात करते हैं बच्चों अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। तो यूं आसानी से आप बता सकते हो कि समय के साथ अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहला जाती है। ठीक है, लेकिन जो दर स्थिरांक है बच्चों एक समानुपाती स्थिरांक है। हमने आपको बताया था अभी, जैसे कोई अभिक्रिया है, जैसे अभिक्रिया की दर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अभिक्रिया की दर dx/dt समानुपाती अभिकारक के सांद्रण पर, मान लीजिए इसका घात a है, और जब ये समानुपाती हटाते हैं तो a क्या लग जाता है? समानुपाती स्थिरांक। तो k क्या है बच्चों? एक समानुपाती स्थिरांक है। लेकिन वहीं पे यदि हम बात करें अभिक्रिया की दर की, तो अभिक्रिया की जो दर है अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि के बराबर है समय के साथ। मैंने आपको कहा ना कि A से B में कन्वर्ट हो रहा है, तब अभिक्रिया की जो दर होगी बच्चों वो आपके उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि और अभिकारक के सांद्रण में, जैसे आपका dB/dt यदि हम करेंगे बच्चों तो इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ये आपके अभिक्रिया की दर को रिप्रेजेंट करता है। माइनस मतलब अभिकारक में कमी। ठीक है, तो समय के साथ अभिकारक के उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। लेकिन दर स्थिरांक की बात करें बच्चों तो यह दर समीकरण का एक समानुपाती स्थिरांक है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभिक्रिया की दर सांद्रण पर निर्भर करती है, इसके पहले जस्ट आपको हमने बताया था अभिक्रिया की दर सांद्रण पर निर्भर करती है। गुलबर्ग एवं बागी ने क्या बताया था? किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि सर हम इसको लिखेंगे कैसे, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि बच्चों 96 85 29 91 89 मेरा पर्सनल नंबर है। 100 रुपए चार्ज है मात्र। प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं, आपको भटकने की जरूरत नहीं रहेगी, आपके मोबाइल पे नोट्स आ जाएगा और आप हमसे साल भर के लिए जुड़ भी पाएंगे। ठीक है, तो नोट्स ले लें या कि आप वीडियो में पूछ करें, वीडियो को रोक लिया करें और धीरे धीरे लिखते चलें। किसी समय अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, जबकि यह सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। स्टार्टिंग विशेषता बता दिया हमने। ठीक है, यदि हम इसकी इकाई की बात करें बच्चों तो अभिक्रिया की दर की इकाई फिक्स है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। लेकिन दर स्थिरांक कोटि के आधार पर बदलता रहता है। प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। इस पर हम अलग से वीडियो सेपरेट लाएंगे कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि के आधार पर दर स्थिरांक की इकाइयां, तो छोटे छोटे हम जो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं क्रम से, तो आपको आगे मिलता रहेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो अभिक्रिया की दर का जो इकाई है फिक्स है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लेकिन इसका मान कोटि के आधार पर बदल जाता है। ताप बढ़ाने पर मुख्यतः अभिक्रिया की दर बढ़ती है, कुछ अभिक्रिया की दर कम भी होती है लेकिन परिवर्तित होती है। और दर स्थिरांक का मान क्या होता है? ताप बढ़ाने के साथ साथ समान रूप से बढ़ता है। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वो दर स्थिरांक का मान भी बदलता जाएगा। अभिक्रिया की जो दर है इस ताप के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, समानतः कुछ अभिक्रियाओं में कमी भी होती है अभिक्रिया की दर, लेकिन ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। लेकिन दर स्थिरांक का मान ताप बढ़ाने के साथ साथ समान रूप से बढ़ता है। ठीक है, इसमें ताप बढ़ाने के साथ बढ़ता है, इसमें समान रूप से बढ़ता है, इतना डिफरेंस लिख लेना। ठीक है बच्चों, तो आज का कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपको, यहां पर मैं फिर से समय दे दूंगा। लो भाई, स्क्रीनशॉट लेने का समय दे देता हूं, आपको समय पर्याप्त मिलता है। यदि कोई बच्चा नहीं लिखना चाहता तो फिर उसकी कमी है। और मैं हमेशा अपना पर्सनल नंबर देता हूं, जिसको नोट्स लेना है तो मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।